हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी भी अपनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 7वां है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल के लिए हमारी एक प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। इस सीरीज चलाने का मोटिव यही है कि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब कि जो वैकेंसी अभी फाइनल हुई है 60,000, उसमें बहुत सारे बच्चे एक आधे नंबर से रह गए थे, तो उनको पढ़ने की कम प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। और इवन कोई बच्चा हो तो एग्ज़ाम से पहले आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग दोनों मिलने वाला है। अभी हम आपको मैथ की क्लासेस दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको रीजनिंग क्लासेस देंगे। तो आप अगर लगातार हमारी क्लासेस के साथ बने हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पूरे मार्क्स पेपर में आएंगे, ये तय है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि 49 की पावर 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन कराया है, अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है ना, देखते ही आपसे क्वेश्चन नहीं बना, फिर क्या करेंगे आप? तो बेटा हम कंसेप्ट भी बताएंगे, ठीक है ना, और आप कंसेप्ट नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन कर आपके सामने रखा, आपसे नहीं बना, आप तुक्का लगा दिए, बाय द वे आ गया आंसर, ठीक है, पर आपको कंसेप्ट जानना है। अगर आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो आप सवाल को, मुझे लगता है कि विद इन सेकेंडों में आप सवाल बनाएंगे, मिनट में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब आप 10 से 12 मिनट सेकेंड में आप सवाल को बना लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे इस सवाल में कह रहा है कि 49 की पावर 15 - 1 किससे पूर्णतः विभाज्य है। तो आप ये जानते हैं, जैसे लिखा है कि a की पावर n, क्या a की पावर n माइनस b की पावर n अगर है, जहाँ, ध्यान देना, जहाँ n क्या है, अगर विषम है, n विषम है, मतलब कि 1 3 5, ठीक, तो a क्यूब माइनस जो b क्यूब है वो क्या होगा, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। मतलब कहने का है कि आप ये समझिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप इससे फोकस, इसका एक फैक्टर क्या बनेगा, ए माइनस बी बनेगा। अगर यहीं पे n इक्वल टू मैं क्या ले लूँ, सम ले लूँ, क्या ले लूँ, सम ले लूँ। अब आपको ये पता चल जाएगा कि जब a की पावर n माइनस बी की पावर n है तो दो फैक्टर बनते हैं, एक या तो a प्लस बी बनेगा या a माइनस बी बनेगा, या दोनों बनेगा। तो उसमें क्या बना, a माइनस बी बना, a प्लस बी नहीं बना। तो अभी के लिए क्या याद रखेंगे कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n है ना, तो उसका एक फैक्टर a माइनस बी हमेशा बनेगा, हमेशा। मतलब कहने का है कि अब इस सवाल में जो 49 की पावर क्या लिखा है, 15 माइनस a की पावर 15 लिख सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि जो 49 है ना, इसको अगर आप a मान लो और इसको क्या मान लो, आप b मान लो, तो आप कहेंगे कि a की पावर n मतलब 15 है ना, a की पावर n माइनस b की पावर n बन गया ना, बना कि नहीं बना। तो अब n की वैल्यू क्या है, 15 है, मतलब कि ऑड है, क्या है, विषम है, तो उसका एक फैक्टर a माइनस बी बनेगा। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि इसका एक फैक्टर जो होगा वह 49 माइनस 1 होगा, अर्थात 48 होगा। कहने का मतलब है कि वो जो संख्या है ना, ये जो नंबर आएगा 49 पर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, तो वो 48 से विभाज्य है। 48 ऑप्शन में नहीं है, 48 ऑप्शन में नहीं है, तो 48 के फैक्टर से होगा। तो मुझे पता है कि 48 का फैक्टर इसमें एकमात्र है, क्या, 8 है और कोई नहीं है। तो 8 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई? आई होप कि आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। अगर यहीं पे मैं बताने जा रहा था कि अगर सम होता तो आप क्या लिखते यहीं पे, तो आप लिख देते कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका एक फैक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाता। मतलब कहने का है कि अगर यहीं पे फॉर एग्जांपल अगर लिखा था यहीं पे 49 की पावर 14 माइनस 1 लिखा है, तो इसका एक फैक्टर क्या बनेगा, 49 प्लस 1 मतलब कि 50 और 49 माइनस 1 48। इसका ये मतलब है कि वह जो नंबर बनेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगी वो 50 और 48 दोनों से कटेगी। अब 50 और 48 ऑप्शन में नहीं कभी दिया रहेगा तो उसके फैक्टर से भी कट जाएगा। तो यहाँ से 48 से कट रही थी संख्या, तो 48 इसका 48 ऑप्शन में नहीं था, तो 48 के फैक्टर से भी कटेगा। कहने मतलब कोई संख्या अगर 25 से कट रही, 25 को बजाय मैं 24 लिख दूँ, अगर कोई 24 चौका 96, अगर ये 96 24 से कट रहा है तो 24 के जितने फैक्टर होंगे सबसे कटेगा, 24 के जितने फैक्टर होंगे सबसे कटेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 24 के जो फैक्टर है ना वो कौन कौन से हैं, आप कहेंगे 2 हैं, है ना, 8 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, ठीक है ना, और क्या है, 12 हैं, है ना, 2 3 4 6 8 12,
और 24 तो है ही, तो 12 अट्ठे 96, 48 दूना 96, 12 अट्ठे 96, 16 छक्का 96, है ना, और 32 तियाँ 96, और क्या हो जाएगा 4 से 4 दूना 8, 4 चौक 16, हाँ 24 चौका 96। तो इसका मतलब है कि देखो इतने नंबर से ये कटेगा। तो मैंने यहीं पे आपको बताया कि ये नंबर अगर 48 से कट रहा है तो 48 के फैक्टर से कटेगा, इसलिए ऑप्शन 8 बनेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप कि मैंने सारे यहाँ पे कंसेप्ट बता दिया आपको। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 12.12 गुणे 12 गुणे 0.012 का मान क्या होगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि 12 12 12, आप 12 का क्यूब क्या जानते हैं, 17 28 होता है। 12 का क्यूब जो होता है बेटा वो कितना होता है, 17 28 होता है। लेकिन आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है और 3 यहाँ है, तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट होगा, यहाँ लगा दिया। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 0.017 0.01728 0.01728। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो आप याद रखिए, पहले तो ये रखिए, ध्यान रखिए कि 1 से लेकर 30 तक के वर्ग आप याद रखिए, और वर्ग और क्यूब मान लो यहाँ से 1 से लेकर 20 तक के आप घन भी याद रखिए। तो आपकी कैलकुलेशन स्मार्ट और फास्ट होगी। इसको एक दिन में नहीं याद होगा, आप थोड़ा थोड़ा करके इनको लिखिए, याद करिए, और प्रैक्टिस में जब आ जाएगा धीरे धीरे तो अपने आप याद हो जाएगा, वैल्यू निकलने लगेगी। ठीक है ना। जैसे कहते हैं कि अभी किसी शहर में अगर आप जाते हो, किसी आप शहर में जाते हैं, तो आप शहरों में देखेंगे बहुत गलियां होती हैं, और जब पहली बार आप जाते हैं तो लगता है कि मैं कैसे निकल के यहाँ से आऊँगा, ऐसा लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि आप आंख मूंद के भी चले जाते हैं। आप बात समझ रहे हैं हमारी? तो वैसे ही जब आप धीरे धीरे इनको पढ़ेंगे, तो जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे ना, तो ऐसे रट जाएगा, ऐसे लगेगा कि याद नहीं किया, वो आप मुँह से ऑटोमेटिक निकलने लगेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि √2 की पावर n = 64 हो तो n का मान क्या होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि इसको कैसे लिख सकता हूँ। तो देखो √2 की पावर n लिखा है ना, और 64 लिखा है, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64। 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। ध्यान समझना। अब मैं 2 की पावर 2 की मतलब मैंने क्या कर लिया, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n इंटू 1/2 लिखूँगा, बराबर किसके, 2 की घात 6 के, 2 की घात 6 के है। तो 2 की पावर n/2 इक्वल टू 2 की पावर 6। तो जब यहाँ पे इसको बराबर करूँगा, मतलब दोनों के आधार समान हैं, तो घातें इक्वल हो जाएंगी। मतलब मैं ये कहूँगा कि n/2 इज इक्वल टू 6 के, तो ये इसके पास आएगा, तो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितना हो जाएगी, 12। मतलब आप लिख सकते हो अलग से यहीं पे कि n की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 12 हो गई कि नहीं हो गई। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि 3 की पावर स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 और 3 की घात 5। मतलब कहने का HCF क्या होगा। जब भी कोई संख्या लिखी जाती है तो उनके जो फैक्टर होते हैं और जो कॉमन नंबर होता है उसके लीस्ट, मतलब कि जो लीस्ट पावर वाला होता है वही लिखा जाता है। इसका मतलब है कि एक संख्या यहाँ पे क्या है, वो 9 है। अगली संख्या क्या है, वो 27 है। अगली संख्या क्या है, 3 है। और 3 त्रिक 9, 3 27, 3 81, 3 243। ये कितना है, 243 है। मतलब कहने का कि ये नंबर है। आपसे पूछा गया कि इन नंबर का HCF क्या होगा। तो मैंने बताया है आपसे कि अब क्या किया गया है कि मान लीजिए ये नंबर था, तो इसके फैक्टर के फॉर्म में आपको दे दिया। तो जब हम HCF फैक्टर मिल गया तो क्या करते हैं, सभी में क्या हो, जो कॉमन हो और उनकी पावर क्या हो, लोएस्ट हो। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, इसलिए इनका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं कहता हूँ कि एक नंबर थे, ये सब नंबर हैं। पूछा है इनका HCF क्या होगा, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि उनका HCF किसी दी गई संख्याओं का HCF सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। क्या, सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो 3 से सारे नंबर कट जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि 3 ही इसका HCF होगा, कभी बड़ा नंबर नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो पेन ही नहीं चलाना है, आप कंसेप्ट समझिए बस। कह रहा है कि दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों संख्याओं का योग 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आप आराम से सवाल बना पाएंगे। एक संख्या अगर आपको LCM और HCF पता चल जाए तो आप जानते हैं कि फर्स्ट संख्या, ये आपको फार्मूला पता होगा कि फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू क्या, HCF। अगर LCM इंटू HCF आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत
नहीं है। तो दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है। मैं कहूँगा दो संख्याओं का जो एलसीएम है ना उनके एचसीएफ का 4 गुना है। अगर मैं कह दूँ कि एचसीएफ, अगर एचसीएफ को मैं एच मान लूँ, ठीक है ना, तो एलसीएम जो होगा, अब आप देखिए यहीं से कि जो एलसीएम होगा, जो एलसीएम होगा वो 4 गुना हो जाएगा किसका, एचसीएफ का। तो आपको एलसीएम मिल गया और एचसीएफ मिल गया, ठीक है ना। साथ ही उन दोनों का योगफल, मतलब क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं एलसीएम, हाँ एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम उसके एचसीएफ का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। किसका, संख्याओं का योगफल 125 है, या एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 125 है। हाँ, वो कह रहा है कि मतलब उन दोनों का योगफल 125 है। तो मैं कहता हूँ कि 5h मतलब एलसीएम और एचसीएफ का योगफल जो है वो कितना है, 5h बराबर किसके, 125 के। तो 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब h मिल गया कितना, 25, और ये कितना मिल गया, 100 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया। तो मैं यहीं से क्या कहूँगा कि आपको पता चल गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल, मतलब पहली संख्या दी गई दूसरी संख्या निकालना है, तो अब फार्मूला रख दो। तो पहली संख्या अगर 100 है और दूसरी संख्या को आपने अगर x मान लिया, तो एलसीएम कितना है, 25 है, 100 है, मतलब 100 गुणे 25 कर दिया आपने, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, आप कहेंगे सर 25 आएगी। इसका मतलब यही x क्या है, दूसरी संख्या है। सो ऑप्शन बी इज द राइट। आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है कि यदि a रेशियो बी 2:3 के अनुपात, b रेशियो सी 6:11 था, a b c क्या होगा। तो मुझे इतना पता है कि c 11 है, तो आंसर जो होगा 11 होगा, 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। बस फर्क यहाँ पे पड़ रहा है कि a 2 है और b यहाँ पे 3 है, लेकिन b यहाँ पे 6 है। तो इसी को बराबर करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ 4, 6 और 11 क्या बनेगा, इनके अनुपात आ जाएंगे ए बी सी के, 4, 6 और 11। तो आप ऐसे भी चेक कर लो कि कोई दो संख्याएं हैं जिनके बीच में 2:3 का अनुपात, मतलब आप ना, जैसे ये सवाल आया, समझो 4, 6, 11 मिल गया, 4, 6, 11 ये है, लेकिन आप इतना भी न करो, आप इतना भी न करो। आप ये देखो बी और सी में 6:11 कहाँ है, 6:11 यही तो है, यही तो है, और कहीं यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं बन सकता और ये ऑप्शन नहीं बन सकता। एक चीज़ और, अब मान लो 6:11 मिल लिया, तो अब ए और बी का जो अनुपात 2:3 होगा, तो आप इन दोनों को चेक कर लो। तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, मतलब दोनों में 2:3 का अनुपात है ना। तो बस आपने यही कह दिया कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी अगर लगाना चाहते हो तो क्या लगाओगे, आप देख लो यहाँ पे कि ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी कितना है, 2:3 है, कितना है, 2:3 है। 6 और बी रेशियो सी 6 रेशियो कितना है, 11 है। यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और यहाँ पे खाली जगह है तो 6 लिखेंगे। इसको हम 12 लिखेंगे और यहाँ पे 18 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, इसको हम 33 लिखेंगे, ठीक है ना। तो कितने से आएगा, 3 चौक 12, 3 छक 18 और 3 11 33। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा 4:6:11 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर। आगे चलते हैं। यक्स का मान वाई के मान से 25% कम है, ठीक है ना, कि जो x का मान है y के मान से 25% कम है, तो y का मान x के मान से अधिक है। समझो बात को, बहुत आसान सवाल है। x और y है, y के मान से 25% कम है, 25% को 1/4 लिखेंगे, कम है। इसका मतलब y अगर 4 है तो x कितना, 3 है। कह रहा y का मान x के मान से, x से अधिक है, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है, किससे, x से, 3 से। तो परसेंट में निकालेंगे तो 1/3 का जो परसेंट होता है वो 33 से 1/3% आता है, ठीक है ना। 33 से 1/3% आता है। 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 5 ग्राम। आप याद रखो कि जब भी कोई चीज़ रेशियो में लिखते हैं तो सेम कास्ट के होने चाहिए। कास्ट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ऊपर अगर 5 ग्राम 1 किलोग्राम, मतलब कहने का कि 1 किलोग्राम में कितने हो गए, 1000 ग्राम हो गया, ठीक है ना। और 5 ग्राम, तो आपने ऊपर और नीचे क्या लिखा है, सेम यूनिट लिखा है, ये इससे कट जाता है। और परसेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1, 2 इससे कट जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, 0.5% आ जाएगा। आप बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, है ना। तो 1000 में मतलब कहने का है कि किलोग्राम, और जो है ना इसको मैंने क्या कर लिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर और नीचे हमेशा क्या होती है, सेम वैल्यू होती है। आगे चलते हैं, मतलब कि सेम कास्ट के होते हैं, सेम यूनिट होती है, ऐसा हम मानते हैं।
चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलो चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है ये मुझे बताना है। तो यहाँ से हम सवाल को कहेंगे कि पहले कीमत 10% से जो थी मतलब कम हो गई, तो मैं कह दूं कि अगर पहले जो कीमत थी ना, पहले और अब में क्या फ़र्क पड़ा, तो जो कीमत है यहाँ पे किसकी बात की गई बेटा, कीमत की बात की गई। पहले कीमत जो थी 10 को आप क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे, माइनस कर देंगे, मतलब पहले 10 थी अभी कितनी हो गई, 9 हो गई। एक व्यापारी 22,500 में 25 किलो चाय अधिक खरीदता है, ठीक है ना। मतलब पहले जो था ना कीमत कितनी थी, पहले 22,500 रुपये थी, अभी भी है, लेकिन उसी 22,500 में वो क्या कर रहा है, वो ज़्यादा खरीद रहा है। कितना, तो क्या चेंज आया पैसे में, क्या चेंज आया, क्या आया पैसे में। पहले कीमत 10 रुपये थी, अभी कितना होगी, 9 रुपये होगी। तो मैं यहाँ से ये कहूँगा कि एक यूनिट की जो वैल्यू होगी ना बेटा, वो 2250 आ जाएगी। एक यूनिट की जो वैल्यू होगी कितना आ जाएगी, इसी 2250 की वजह से ही, इसी 2250 की वजह से ही उसने 25 किलो चीनी अधिक खरीदा। मतलब कहने का है कि 25 9 225 मतलब 90 रुपये प्रति केजी। मतलब है कि पहले, अब आप कह सकते हो कि 90% की वैल्यू 90 है, चूँकि कम हुई है ना, कम हो गई है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। तो कह रहा है कि चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो अभी तो 90 है, लेकिन पहले कितना था, वो कितना 100 रुपये था। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि ये कब आया, ये जो है ना घट के मूल आया, मतलब अभी कितनी है, 90 रुपये प्रति केजी है, और आप पता है कि 10% घट कर रेट आया है, तो 90% की वैल्यू कितनी है, 90% की वैल्यू 90 रुपये प्रति केजी है। तो पहले जो था, पहले जो चीनी का मूल था वो 100 रुपये प्रति केजी, 100% था, तो 100% की वैल्यू 100 रुपीज़ पर केजी होगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चे को। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किसी धनराशि पर, यहाँ क्या होगा, किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 3 से 1/3% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की धनराशि, यहाँ पे भी धनराशि होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या होगा, धनराशि होगा। मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 3.5% की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की धनराशि 70 होगी, है ना। तो आप ये समझिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 70 मिल रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, आप कहते हैं सर रेट इंटू टाइम होता है। क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। रेट हमेशा परसेंट में होता है, मतलब कि 3.5 को 3 से 1/3 है ना, तो यहाँ पे 3.5 लिखा जाएगा, 1/2 होगा बेटा। क्या होगा, 1/2 होगा, नहीं तो परसेंट में वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, ठीक है ना। वैल्यू किस में आ जाएगी, फिर पॉइंट में आ जाएगी। ठीक है, तो आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं सवाल की तरफ। कह रहा है कि किसी धनराशि पर 3.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की धनराशि 70 हो जाती है। तो 3.5 लिखूंगा, 3.5 और 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 7 में 14% हो जाएगी। मतलब है कि 14% की जो वैल्यू है ना बेटा, वही तो आपको क्वेश्चन में दे रही है, कितना, 70 दे रही है, ठीक है ना। 14 पंचे 70, मतलब कहने का है कि यहाँ पे 1% की वैल्यू कितना है, 5 है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 100% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। आप बात समझ गए कि नहीं।
सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है ना। तो 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह मतलब कि 3 वर्ष में, लेकिन तीसरे वर्ष में 4 माह ही भरेगा। मतलब कहने का ये है कि ध्यान दीजिए, मतलब कहने का ये हुआ कि पहले वर्ष ब्याज देगा, फिर दूसरे वर्ष देगा और तीसरे वर्ष में ये 4 मंथ के लिए देगा। 1 ईयर, 1 वर्ष, ठीक है ना, 1 वर्ष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15%। आप ये समझिए कि 12 महीने में कितना हो जाएगा 15%, ठीक है ना। 12 महीने में 15%, तो 4 महीने में क्या होगा 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा कि 4 मंथ जो होगा वो आपका आ जाएगा, 3 से डिवाइड करूँगा 5% हो जाएगा। मतलब कहने का है कि 5% ब्याज भरेगा। अब आप चाहो जो मेथड यूज़ कर लो, आप चाहो तो सक्सेसिव लगा दो 3 साल के लिए, आप चाहो तो रेशियो लगा दो, सवाल आराम से बन जाएगा। 15% को लिखते क्या है, 5 3 15 और 5 20 100, है ना। इसका मतलब है कि आप पहले तो रेशियो लगा देता हूँ, 20 था वही धन कितना था 20 था, वो हो कितना गया, वो 23 हो गया, ठीक है ना। पर ये भी 20 था और ये कितना हो गया 23 हो गया। और इसको क्या लिखेंगे 1/20 था, तो 20 था कितना हो गया 21 हो गया ना। तो ये कितना बना कि 8,000 बन गया। 23 से हम 529 गुणे 21, 529 गुणे 21 है ना, 529 गुणे 21। तो इसको करूँगा तो ये 529 तो रहेगा ही रहेगा, 2 9 18 के 8 हासिल 1 2 2 4 1 5 2 5 10, तो 9 8 2 10 के 0 5 5 10 11 1 1, कितना बनेगा आपका हो जाएगा 11,109, 11,109 है ना। तो 529, 2 9 18 के 8 2 2 4 1 5 और 2 5 10, 9 8 2 10 के 0 5 10 11 के 1 1 1, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि कितना हो गया 11,109। तो कितने का चेंज आया, तो 3,109 का चेंज आया, 109 का। और आपको पता है कि 8,000 ये क्या था, ये प्रिंसिपल था, ये था अमाउंट, और ये क्या मिल गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि 8,000 की वैल्यू कितनी है, 8,000 ही है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 है अगर, तो 3109 यूनिट की वैल्यू 3109 आएगी। सो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 3109 होगा, मतलब 3109 रुपये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से डेटा बहुत आसानी से निकल गया। इतनी बात तो आप मन में भी कर सकते थे, करना पड़ेगा, ये इतनी बात करना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या होता है कि जैसे ये था 3 साल का लगाते तो क्या निकालते, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ पे था कि पहले साल 15%, ठीक है ना, तो 15 15 और 5 के क्या लेते, सक्सेसिव ले लेते। तो 15 15 15 ये क्या करते, 15 2 30 5 35 यहाँ पे करते। फिर आप 2 गुणे 15 15 225 कर देते, है ना, इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। तो ऐसे क्या करेंगे हम, 15 15 हम 200, हालांकि यहाँ पे 25/100 प्लस 15/75/100 प्लस 15/75/100, तो मैं यहीं पे 75/100, तो यहीं से मैं 2 गुणा कर लेता हूँ, प्लस 15 15 225 और 225 पंजे, 225 पंजे यहाँ पे करेंगे तो 2 पंचे 10, 1000 25 1125, 11 25 बटे कितना हो जाएगा 10,000 आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा था, ये कितना हो गया, ये 35 हो गया, प्लस 2.25 प्लस 75 दूना 150 1.5 और यहाँ पे प्लस 0.1125। आप इनको जोड़ो, आप इनको क्या करोगे, जोड़ोगे, है ना, तब आपका आंसर बन के आएगा। तो मतलब 35 2 37 1 38 38 38.5 और 38.75 हो जाएगा, 38.75 प्लस इसको जोड़ेंगे तो उसका परसेंट निकालोगे तब आएगा। तो मतलब कहने का ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंदी हो जाएगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या था, आसान था। तो ऐसा नहीं है बेटा, सब कुछ डेटा पे डिपेंड करता है। किस पे, डेटा पे। आपको ये लग रहा होगा कि आप जोड़ लीजिए फिर इसका 8,000 का उतना परसेंट निकालो, दोस्त ये आपका 3 साल का CI के रूप में मिल गया है। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो mn संख्याओं का औसत होगा। तो ऐसे सवालों का आंसर क्या आता है, mn आता है। आप कहेंगे सर कैसे आया, बताता हूँ आपको। जैसे कह रहा है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। देखो मैं कहता हूँ कि यहीं पे एवरेज क्या कहता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ सभी प्रेक्षणों का योग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, क्या है, n स्क्वायर है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, m संख्याओं का औसत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m। तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो क्या हो जाएगा, mn स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना, mn स्क्वायर बनेगा। फिर कह रहा है यहीं पे अगला स्टेप, ये तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ पर ये बात आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कह रहा है कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब किसके, ये भी क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। मतलब फिर आपसे कहा है तो m n संख्याओं का औसत क्या होगा, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप कहेंगे कि m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n को m प्लस n लिखेंगे। तो आपको पता है m n यहाँ है, तो m n कॉमन लेंगे तो m प्लस क्या होगा, n हो जाएगा और m प्लस n हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, mn। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, सी इज द राइट आंसर। तो बस हमने यहाँ पे जैसा उसने कहा वैसे लिख दिया, सीधे आंसर आ गया। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं कि मान लो ऐसा कह रहा है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो उनका योग क्या होगा, आप कहेंगे m n स्क्वायर होगा। ठीक, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो उनका योग क्या होगा, n m स्क्वायर होगा। करा इन दोनों का योग मतलब m प्लस n का योग है ना। तो यहाँ से कॉमन लोगे तो वही सेम आ जाएगा। तो मतलब ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने समझाया। क्यों, प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चलो ठीक है आप कंसेप्ट भूल गए हैं तो कंसेप्ट साथ साथ सीखना है। मैं सवाल लगा दूँ तो मैं ही थोड़ी सीखूंगा, मैं तो आपको सिखाने आया हूँ। आगे चलते हैं कि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 तथा 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। या तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में संपादित होगा। ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि अब यहाँ पे बेटा जब लोगे ना एलसीएम तो बहुत लेंदी चला जाएगा सवाल। देखिए ध्यान से, मैं ये वाला मेथड यूज करूँगा। कौन सा, ए बी सी। हम जानते हैं कि क्षमता और दिन का अनुपात कैसा होता है बेटा, उल्टा होता है। तो यहीं पे ए बी सी की बात करें तो जो दिन है और दिन का जो अनुपात है ना वो क्रमशः कितना है, तो आप कहेंगे 15, 20, 25, 15, 20 और 25 है। और क्षमता की अगर हम बात करें तो यहीं पे तो जो क्षमता का अनुपात होगा वो बेटा वो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, इनको रेशियो मान लेता हूँ, 5 से सब कट जाएगा। ठीक है, इसको नहीं कट करूँगा। तो 5 3 15, 5 चौक 20 और 50 25। मुझे इतना पता है कि इनका एलसीएम लूँगा, 5 चौक 20 23 60। तो जो क्षमता होगी इसका उल्टा आ गया तो क्या आ जाएगा, 3 20 60, 4 15 60 और 5 12 60। कितना हो जाएगा, 5 12 60 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए की क्षमता एक दिन में 20 काम की है, इनकी 15 है और इनकी 12 है। तो आप गुणा कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। आप जानते हैं कि दिन इंटू क्षमता का अनुपात क्या होता है, कुल वर्क होता है। जो हम कुल काम की जब बात करते हैं बेटा, कुल काम की, तो हम कहते क्या हैं कि दिन इंटू जो क्षमता है, मतलब कि डे इंटू एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क मिल जाता है। ठीक है, तो आप कुल वर्क जब निकालेंगे तो आप यहीं से निकाल लीजिए। 15 12 क्या हो, 15 20, 15 दूनी 30, मतलब कुल काम जो होगा वो 15 गुणे 20 तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। वो कह रहा है कि ये तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। तो मतलब पहले दिन ये पहले दिन करेगा, ये सेकेंड डेज करेगा और ये थर्ड डेज करेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि 20 20 40 7 47, मतलब कि 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे सर 47 काम करेंगे।
कितना काम करेंगे, 47 काम करेंगे। फिर चौथा दिन आएगा तो कौन आएगा आपका, फिर से आ जाएगा कौन, फिर से ए आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि 300 तक ले जाना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 है ना, 240, 7 चौक 28, कितनी बार ले जाऊँ, 4 बार। तो 7 चौक 28 के 8 और 4 चौक 16, 300 है भाई। इसको ना 50 का पहाड़ा पड़ो, 6 बार लेके जाओ। कितना, 6 बार जाएगा बेटा, 6 बार जाएगा। तो 6 से 42 के 2 हासिल, 4 6 चौक 24, 4 28, कितना हो गया, 282। और इधर कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दिन आएगा। तो आपको ये पता चल गया कि 18 दिन में कौन, 18 दिन हो गया तो 18 दिन में कितना काम होगा, 282 काम हो जाएगा। तो शेष कितना काम बचेगा आप बताइए। तो आप कहेंगे कि 18 दिन में 282 काम हो गया, तो 82 और 18 काम बच गया। तो अगले दिन कौन आएगा काम करने, अगले दिन आएगा कौन काम करने, ए आएगा। फिर से कौन आएगा, ए आएगा। और जब ए आएगा तो 20 काम करता है एक दिन में, इसका मतलब 20वां दिन, 18 19वां दिन होगा। इसका मतलब है कि 19वें दिन पूरा नहीं लगेगा, लेकिन 19वें दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहीं पे 18 बच रहा है, इसी 18 काम को करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। तो 18 दिन में कितना काम हो गया, वहाँ पे मैंने लिखा है कि 18 दिन में कितना काम हुआ, 282 काम हो गया, ठीक है ना। और अगले दिन ए आएगा तो ए 20 काम करता है, इसका मतलब है कि 19वां दिन जो होगा, एक दिन और जोड़ो, एक दिन और जोड़ो, तो 19वां दिन जो होगा उसमें कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 282। और हाँ, तो बस हालांकि ज़्यादा करेगा, तो हमसे एग्जैक्ट नहीं पूछा है, तो मैं कहूँगा कि 19वें दिन में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर पूरे दिन काम करेगा, इसका मतलब 19वें दिन एक काम करेगा ना, तो पूरे दिन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे दिन में वो 20 काम करता है एक दिन में। सुनो, 20 काम करता है एक दिन में, तो एक काम करेगा 1/20 दिन में। काम कितना बचा है, 18, ठीक है ना। तो 18 से गुणा कर देंगे, मतलब कहने का है कि 2 9 18 और 2 दहम 20, मतलब 9/10 काम करेगा। कितना करेगा, 9/10 काम करेगा। बताओ समझ में आया। आगे चलते हैं। बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं, है ना। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी। आप समझ रहे हैं बात, सवाल को। तो यहीं पे आपसे पूछा गया है कि अतिरिक्त पंप की आवश्यकता कितनी होगी, ये बताओ। तो भाई मैं जानता हूँ कि M1D1 मतलब कि अगर कुल कार्य की बात करूं, कुल कार्य की बात करूं तो क्या है, आप कहेंगे क्षमता गुणे दिन है। क्या है, कुल कार्य जो है वो क्षमता गुणे दिन है। अगर यहीं पे मैं क्षमता की बात करूं, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं किसकी बात करूं, क्षमता की बात करूं, तो क्षमता मान ली किसी की 1 है, तो मान लीजिए कि बराबर क्षमता के 15 पंप हैं, तो 15 आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं, तो जो टोटल वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 105। इसी काम को अगर 5 टैंक करते तो कितना दिन में करते, तो 5 दूना 10, 5 एकम, मतलब कि कितना दिन में भर लेते। तो आप कहते सर 21 दिन में भर लेते, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि 5 टैंक को 5 दिन में भरने के लिए 15 पंप तो ऑलरेडी लगे थे, 21 दिन लगेगा 5 दिन में भरने के लिए। कितना, 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त टैंक लगेंगे, 5 दिन में भरने के लिए 21 टैंक लगेंगे। तो अतिरिक्त पूछा है, क्या पूछा है, अतिरिक्त पूछा है आपसे। इसका मतलब हो गया कि पहले 15 लगे थे और अभी कितने और लग जाएं, तो 15 घटा दो, तो 15 6 21, इसका मतलब 6 अतिरिक्त पंप की आवश्यकता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर बात, आप कहेंगे यस सर। एक आयताकार बगीचे की भुजाओं का अनुपात 5:4 है और इसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है। बगीचे का परिमाप होगा, ठीक है ना। कि एक आयताकार बगीचा है, बगीचे की भुजाओं का अनुपात 5:4 है और इनका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है, बगीचे का परिमाप है। तो आप यहाँ पे देखिए कि कोई भी आयताकार अगर बगीचा है, हमसे पूछा क्या, परिमाप पूछा। आयत का परिमाप जो होता है 2 × L + B, ठीक। हमें ये बताना है क्वेश्चन में, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगर मुझे L मिल जाए और B मिल जाए तो हम सवाल का आंसर कर सकते हैं। तो मुझे L और B किस फॉर्म में मिला है, मतलब हम कह दें कि एक आयताकार बगीचे की भुजाओं की, मतलब अगर ये लंबाई 5x और 4x है, तो यहीं पे लिख सकता हूँ मैं कि 2, यहीं पे लिख दो 5x + 4x बराबर कितना हो गया, 5 4 9 9 दूनी 18x। मतलब अब मुझे इतना पता है कि हमारा जो आंसर होगा
वो 18 का मल्टीपल होगा, इसका मतलब 9 का भी मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल मुझे एक ही दिख रहा है मुझे पूरे क्वेश्चन में, ये 90 मीटर। तो मेरा आंसर यही आएगा। आप समझ रहे हैं, मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, जो चीज़ उसने पूछा है मैंने उससे फोकस किया कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2l+b होता है। तो चूंकि 5 और 4 दिया है तो 5 और 9, तो मुझे इतना पता, मैंने मान लिया कि 5x लंबाई और चौड़ाई 4x है, तो 5 और 9, 9 दूनी 18x। तो मैं कहता हूँ कि आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? 9 का मल्टीपल होगा, या 18 से। ठीक है, तो 18 से 95 दोनों तरीके से कट रहा है। आपको नहीं विश्वास है या आप नहीं मान रहे सर मुझे समझ में नहीं आया, तो बेटा नहीं आया तो देखो, अब उसका क्षेत्रफल निकालोगे तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर लेंगे, है ना। तो आयत के जो क्षेत्रफल की बात मैं करूँगा, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा उसे हम क्या बोलते हैं, L इंटू बी। तो L इंटू बी जो है ना वो कितना है, 500 है। L इंटू बी क्या है, वो 500 है। ठीक है, यहीं पे ध्यान दो, अगर ये L इंटू बी 500 है तो आप लंबाई 4x और 5x, 5 चौक 20, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 500 है। ठीक है ना, तो 20 मतलब कितना हो जाएगा, आप 5 गुणे 100 कर दो, है ना, एक जीरो कट कर दिया और कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी, x की वैल्यू कितने आ जाएगी, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 5 आ गई। अब यही उठा के वैल्यू पुट करो, आप क्या लिखेंगे कि 18 गुणे 5, तो कितना आ गया, 90 आया कि नहीं आया। पर ज़रूरत क्या थी मुझे ये सब करने की, है कहीं ज़रूरत? तो आप मल्टीपल और इंडिजिट से भी बहुत सारे सवाल बना पाते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कराया कि ए ने एक व्यापार में 30,000 लगाकर शुरू किया, 4 माह बाद बी शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में ए था बी को लाभ का अनुपात 9:4 है, तो बी ने कितने रुपए लगाए, ये हमसे पूछा गया है। अरे भाई ठीक है, ए ने एक व्यापार 30,000 लगाकर शुरू किया, तो जब ए है, मान लीजिए कि आप जानते हैं कि जो हमारा लाभ होता है वह निर्भर करता है किस पे, पूंजी और समय के गुणनफल के, पूंजी और समय के गुणनफल के। तो मतलब कितनी पूंजी है और कितना समय है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि ए ने कितना किया, तो आप कहेंगे सर 30,000 रुपये। ठीक है ना, और बी 4 महीने, मतलब जैसे काम स्टार्ट हुआ 12 महीने तक काम हुआ, तो 4 मंथ बीत गया तो बचा कितना, 8 मंथ। इसका मतलब है कि x रुपए के साथ वो 8 महीने के लिए आया और ये पूरे 12 महीने काम किया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। तो ये क्या होगा, पूंजी इंटू समय क्या बन जाएगा, वो लाभ बन जाएगा। पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय मतलब लाभ, ये भी लाभ है ये भी लाभ है। तो लाभ का अनुपात कितना है बेटा, जो लाभ का अनुपात है वो है कितना, तो आप कहेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है कि 9:4 है, तो आप प्रपोर्शन लगा के आप कह सकते हैं कि 9:4 है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तो मैं कहूँगा कि 4 को मैं यहाँ लिख दूँ, चलो अच्छा एक स्टेप और लिख देता हूँ, 4 गुणे 30,000 रुपये के साथ बिजनेस शुरू किया 12 महीने के लिए, तो लाभ 4 मिला, ये अनुपात है x गुणे 8 गुणे 9। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे 4 दूना 8, 2 छंग 12 और 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9 और 3 कट जाएगा तो कितना हो गया, 10,000। और 10,000 गुणे 2, इसका मतलब x की वैल्यू जो आ गई वो कितना हो गई, 20,000। और यही x को मैंने क्या माना था कि वह 20,000 रुपये लेकर वो बिजनेस में एंट्री किया था। ठीक है ना, तो बिजनेस में एंट्री किया था। सो ऑप्शन डी, मतलब 4 महीने बाद आया था, मतलब 8 महीने के लिए उसने 20,000 रुपये क्या किया था, बिजनेस में लगाया था। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि एक कार 200 किलोमीटर पर आवर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितने समय में तय करेगी। तो आप जानते हैं समय में तय करेगी, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है ना, तो आप यहाँ से समय की अगर हम बात करेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा बेटा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है ना, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो यहाँ पे दूरी कितनी है, दूरी 200 किलोमीटर है। ठीक है ना, और चाल जो है वो 50 है, तो 5 चौक 20, मतलब कि 4 आवर लगेगा, है ना, 4 आवर लगेगा। वैसे भी कह सकते थे कि 50, और ऐसे भी सवाल लगा सकते हो कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, यही वाला ज़्यादा सही होता है। वो सब मत लिखो, ये ऐसे ही बना, यहीं से बना है। तो डिस्टेंस 200 किलोमीटर है
वो 50 की स्पीड जा रहा है, कितना समय लगेगा, 5 चौक 20, तो आपने कहा t=4 आवर आ जाएगा। यही आपका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? पर बहुत हल्का सवाल है, उम्मीद नहीं करते कि पर पेपर में देखने को मिल सकता है ऐसे सवाल, ठीक है ना। 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर आवर क्या है? जब भी कोई ट्रेन किसी पोल, किसी आदमी, किसी पेड़ को क्रॉस करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी। इसका मतलब है कि जब वो एक रेलगाड़ी सिग्नल के खंभे को क्रॉस कर रही है तो अपनी लंबाई को, तो आप ये जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब है कि 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लग रहा है, तो आप कहेंगे टी, मतलब कि 12 सेकंड का समय लग रहा है। मीटर पर सेकंड 12 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या है कि किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, तो स्पीड इज इक्वल टू कि 220/12 गुणे 18 बटे क्या किया 5। अब ये डिस्टेंस अपान हमने क्या लिखा, टाइम, तो स्पीड आ गया, लेकिन इसी स्पीड को डिस्टेंस अपान टाइम जब मैंने लिखा तो ये क्या आ गई, ये स्पीड आ गई, और इसको जब मैंने 18/5 से गुणा कर दिया तो स्पीड किस में आ गई, किलोमीटर पर आवर में आ गई। किस में आ गई, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, ठीक है ना। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22 44, तो 22 तेईस कितना हो जाएगा 66। इसका मतलब उसकी जो स्पीड है ना वो कितना है, वो 66 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन में है क्या, आप कहेंगे यस सर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा है कि √900, ऐसे सवाल खूब देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो आप ऐसे सवाल करके जाइएगा यूपी पुलिस में, ठीक है। जितने सवाल हम प्रैक्टिस में करा रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि सर आसान पढ़ा रहे हो या कठिन पढ़ा रहे हो। आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यही लेवल है पुलिस का, पुलिस में मैथ का यही लेवल है। तो मैं कहता हूँ कि 30 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 30 होगी। और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, 3/10 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहीं पे बात करेंगे तो 2 2 2 मतलब कि 3, तो 0.00 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप ऐड करोगे इसको तो आप कहोगे 30.303 आएगा, मतलब 30.303, 30.303। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, और 3 थोड़ी ना होगा, 30 से बढ़ेगा नहीं, तो वहाँ पे आप देख के भी बता सकते थे कि आंसर क्या होगा। हालांकि मुझे इतने लिखने की जरूरत नहीं, जोड़ना नहीं। अब आप ये मत करो, देखिए कंपटीशन जब आप दे रहे हैं तो आप सवालों के साथ साथ आप ऑप्शन पे भी नज़र रखो। जैसे यहाँ था, मुझे पता चल गया कि 30 आएगा, ये वैल्यू 1 भी नहीं आएगी, ये भी 1 नहीं आएगी, तो आंसर जो होगा 30 होगा। मैं कहता हूँ कि एक ही ऑप्शन 30 है, आप लगाओ ही मत, कुछ लिखो ही नहीं, सीधा आंसर आ गया, ठीक है ना। इतना आप कॉमन सेंस लेके चलना पड़ेगा। जैसे ये सवाल है, ये क्या कह रहा है कि 36 और 81 है, ध्यान देना मेरी बात को। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि इसकी वैल्यू ये तो 9 हो जाएगी, और 36 गुणे 9 लिखूँगा तो मैं लिखूँगा कि 3 गुणे 6, मतलब 6 गुणे 3 कह दो। आप क्या कहोगे, 6 गुणे 3। अरे भाई चलो लिख देता हूँ स्टेप, 36 लिखा है और √81 को मैं क्या लिखूँगा, 9 लिखूँगा, बराबर ये क्या लिखा है, ये जो कोई मान लिया कोई संख्या x² है अपान 120 है ना, गुणे 3/5 का को मतलब पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो मैं यहीं पे कहूँगा कि ये 3 6 18 हो जाएगा, और 18 बराबर कितना, x² अपान किसके बेटा, 120 के इंटू 3/5 के, ठीक है ना। तो मुझे इतना पता है कि 3 छक 18, 12 पंचे 60, 6 पंचे 30 है ना, 12 पंचे 60 और 6 36, कितना आ गया, x² की वैल्यू 3600 आ गई, तो x कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि वो क्वेश्चन मार्क में मैंने x माना है, तो वो x मान लिया, तो वही वैल्यू क्या हो गई, वो कितना है, 60 होगा आंसर यहाँ पे। बात समझ में आ रही कि नहीं, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 5 देश भारत, चीन, कोरिया, जापान, ईरान, 1 2 3 4 5 हाँ में हवाई सड़क, रेल और समुद्री मार्ग में मालवाहकों की प्रसन्नता जो इन देशों में क्रमशः 1 वर्ष में परिवहन किए गए, मतलब इतना ट्रांसपोर्टेशन हुआ ये 5 देशों में। कह रहा है कि 1086, 3140, 1855, 2360 और 1465। मुझे लगता है यही सीरियल है, मतलब भारत में हवाई सड़क से ऐसे, मतलब उन्होंने सिंबल बनाया है कि जो सड़क से कितना किया गया। यहाँ पे देखो भारत, चीन, कोरिया, जापान, ईरान, और इधर ये है किस में दे रखा है, खैर कोई बात नहीं। उधर कह रहा है कि 1000 मीट्रिक टन माल की
कुल भार को देखते हुए निकाली गई है। ग्राफ का अध्ययन करके दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। भारत, चीन, कोरिया, जापान, ईरान। ठीक है, किस देश ने अधिकतम परिमाण में माल का परिवहन सड़क मार्ग से किया? तो सड़क मार्ग से किया, तो आप देखिए ऑप्शन में क्या है, सबसे ज़्यादा सड़क मार्ग से किसने किया? सड़क मार्ग कहाँ है? ये वाला है। मतलब आप हर जगह देखेंगे कि कहाँ बना हुआ है, बीच में वाइट आ रहा है, मतलब ये वाला है। देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ है। और मुझे लगता है ना कि सबसे ज़्यादा जो होगा इस कोरिया में होगा। बात खत्म, आपको सवाल करना नहीं है, बस ऐसे ही देख के आपको बता देना है। तो आप कहेंगे सर इसको लगाऊँ मैं? क्यों लगाओगे, क्यों लगाओगे भाई? आपको आंसर ही चाहिए ना। आप देख के बता दिए कि कोरिया में कितना हुआ। अब आप यहाँ से, हालांकि नहीं बता, ऐसे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये देखो तो यहाँ से यहाँ तक के अगर देखा जाए तो मैं कह दूँ कि 25, 30, और 30 से कहाँ तक है? 80 तक है। 50 का डिफरेंस। आप 50 कहीं है क्या? कहीं नहीं है। ठीक है ना, 50 कहीं नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और लाइक कमेंट करते रहें। और आशा करता हूँ कि आप तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे और लगातार हमारे साथ जुड़े भी होंगे। अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, तो यहाँ पे कांस्टेबल और एसआई दोनों, हमारी एसआई की भी आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैं वहाँ चैप्टर वाइज पढ़ाया हूँ। प्लस हम प्रैक्टिस भी अब हमारी शुरू हो गई है, तो आप देखिएगा वहाँ क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में। तो वहाँ से भी ये पेपर के पहले पहले इतनी प्रैक्टिस, मतलब कि क्लास हम करा देंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। थैंक यू सो मच।